Hello, today I am going to discuss chemical bonding. और लास्ट टाइम हमने टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया था. इनिशियली वी स्टडी अबाउट बेसिक टॉपिक्स एंड सेकेंडली वी डिस्कस अबाउट सिलेबस. तो केमिकल बॉन्डिंग अभी हम पॉलिटेक्निक को ही स्टार्ट कर रहे हैं. तो पॉलिटेक्निक में जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें क्या क्या सिलेबस में है हम पहले एक नज़र ज़रा देख लें. फिर स्टार्ट तो हम जो स्टडी स्टार्ट करेंगे वो तो हम स्टार्ट वैसे भी आपका बेसिक टॉपिक से ही करेंगे. पहले बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसके बाद बेसिक उसके बाद फिर हम सिलेबस पढ़ेंगे. तो पहले हम बेसिक टॉपिक्स देख लेते हैं. आप पहले हम सिलेबस देख लेते हैं. बेसिक टॉपिक नहीं, पहले सिलेबस देख लें उसके बाद फिर हम बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. तो पहले हम सिलेबस देख लें जरा. सिलेबस में इसमें क्या क्या है. एक तो आपके 3 टाइप्स बॉन्डिंग एज यू नो. इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट bond and as you know coordinate bond. तो पहले तो आपके ये बॉन्ड्स हो जाएंगे. देन आपका थ्योरीज आएंगी. अच्छा, इसमें भी एक और बॉन्ड है जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड भी है इसी में आपके. और थ्योरी में जैसे आपके है. और इसके अदर टॉपिक्स क्या क्या हैं जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, और वीबीटी है और एमओटी है. वीबीटी वैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी कर चुके हैं इसलिए उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं. अगर आपको चाहिए तो आप लास्ट लेक्चर में हमारे देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में. तो अभी यहाँ पर VSEPR थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी जिसको आप कहते हैं. एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमओटी भी आप काफ़ी कुछ हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ रहने देते हैं. अगर आपको नीड हो तो आप लास्ट वीडियो में मेरे देख सकते हैं. ठीक है. तो अब ये तो हो गया आपका सिलेबस. ये सिलेबस में है क्या क्या चीज़ें हैं. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR थ्योरी और VBT और MOT यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं. बट आप पर पीछे ही लीजिएगा, देख लीजिएगा पीछे. VBT एंड MOT. ठीक. अब हम स्टडी करते हैं. तो स्टडी करने में पहले भी आपको बताया वैसे स्टार्टिंग हमारी जो होती है हमेशा बेसिक टॉपिक से होती है. तो अब सिलेबस हम देख लेते हैं. बेसिक में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए. बॉन्ड. बॉन्ड क्या होता है. बॉन्ड क्या है. बॉन्ड इज एक्चुअली अ फोर्स. ठीक. एंड सेकेंडरी आप क्या पढ़ेंगे इसके अलावा. जब आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कैसे आता है, ये आपको पता होना चाहिए. तभी आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना पाएंगे. आपको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पता होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पता होना चाहिए, किस हिसाब से होती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. इसके बाद आपको जनरल चीज़ें थोड़ी बहुत और हैं जैसे पोलर बॉन्ड.
एंड नॉन पोलर बॉन्ड ये पता होना चाहिए, पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर बॉन्ड पता होना चाहिए। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में तो आप बाकी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो उसके बिहाफ पे हम वेस्पर थ्योरी पढ़ लेंगे। बाकी आपको इसमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर आप टाइम दें तो बेहतर है कि आपको फजान रूल भी हल्की सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को अगर डिस्कस करना है तो थोड़ा बहुत फजान रूल के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपल डिस्कशन कर लेते हैं। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स, तो हम बॉन्ड इज इक्वल टू फोर्स मान सकते हैं। बॉन्ड इज इक्वल टू फोर्स, जो भी द फोर्स बिटवीन टू एलिमेंट्स इज नोन एज अ बॉन्ड, आप बोल सकते हैं। एक सिंपल डिफिनीशन है बॉन्ड की, ठीक है। अब ये फोर्स जो है ये कई तरीके से होता है। कई बार उनमें सिंपल अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उसमें शेयरिंग हो जाती है, और कई बार उनमें हैवी अट्रैक्शन फोर्स या कुछ अदर तरीके के फोर्स वर्क करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेशन होता है। जैसे आप मान लीजिए, आप बॉन्डिंग का तो ये हो गया, बॉन्ड का मतलब है फोर्स, ठीक है। अब इसमें ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जनरली जो मानी जाती है, 3 टाइप्स हैं। वैसे और भी हैं, वंडरवाल फोर्सेस भी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, बट हम इसमें 3 टाइप्स को जनरली कंसिडर किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोवैलेंट को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल दीजिए या बॉन्डिंग बोल दीजिए, ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रो से ही समझ में आ रहा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आयन से, तो हम इसको इसीलिए आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, आल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब यही है कि इसमें 2 आयन्स बनते हैं, और जैसे हमने अभी आपको बताया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये निगेटिव चार्ज की नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए बताया हमने कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि जैसे ही हमने देखिए आयन्स की बात की, तो आयन्स की बात, आयनिक बॉन्ड बनाना है तो फिर आयन्स हमें चाहिए। अब ये आयन्स कैसे बनेंगे, कि आयन्स क्या होते हैं, क्या किस टाइप्स के होते हैं? तो इसमें जो न्यूट्रल एटम होता है, इट कन्वर्ट इनटू आयन बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, जिससे ये बनेगा कैटायन, जिससे ये कैटायन बनता है। पॉजिटिव चार्ज बियर्स आयन, या आप कह सकते हैं इसको कैटायन। नोन एज कैटायन, ठीक। एलिमेंट bears positive charge on releasing इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एलिमेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बियर करते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और नोन एज, और इन्हें कहा क्या जाता है? नोन एज कैटायन। सिमिलरली जब आप एनाइन की बात करते हैं तो एनाइन का भी यही हो जाता है कि एलिमेंट बियर्स नेगेटिव चार्ज व्हेन, व्हेन कह सकते हैं, ऑन कह सकते हैं, ऑन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इनको क्या कहेंगे?
known as anion। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और में आपके दो तरीके के आपको देखना है कि आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है, और इसमें दो तरीके के टर्म्स हैं आपके, जैसे कैटायन या कैशन कहते हैं कुछ लोग, या एनायन, और दूसरा होता है एनायन। एनायन मतलब निगेटिव चार्ज और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो दो तरीके के आयन इसमें बनते हैं, और इन दोनों के बीच जब बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल आप देखते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है NaCl का, कॉमन सॉल्ट होता है उसमें NaCl होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि Na के पास Na और Cl के बीच बॉन्ड बना है, तो आप जान रहे हैं कि Na जो होता है मेटल होता है, मीन्स इसकी टेंडेंसी ही होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और ये एक हैलोजन है, तो मीन्स इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो अगर हम इसके बॉन्ड की स्टडी करें तो हम ये देखते हैं कि सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सोडियम के पास, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये बनेगा 1s2 2s2, अभी 4 हुए, और 2p, कितने बचे अभी इसमें, 4 हुए हैं। अगर हम अभी और टू, हाँ पी में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, 2p 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी पूरे 11 नहीं हुए हैं, तो अभी और एक जाएगा, यानी कि 3s1। तो इसमें हम देख रहे हैं, देखिए लास्ट वीडियो में हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ भी समझ लीजिए। तो जैसे इसकी लास्ट सेल जो है ये 3s1 है, तो 3s में जो है कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए सोडियम की टेंडेंसी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। एक्चुअली ये मेटल भी है और इसके लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है। उसी तरीके से अगर आप Cl को लेकर चलेंगे तो Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 होते हैं, और अगर 17 का हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1s2 बनाते जाइए, 2s2 2p6 3s2 3p, कितने बचे हैं अभी, 6 4 10 हो गए, 3p4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि p में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि p में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, सॉरी ये 3p5 होगा, यहाँ पर कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाँ यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो p में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है वो है 6 इलेक्ट्रॉन, क्यों, हमारे पास 3p5 है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम सोडियम से ले लें तो हमारा ऑर्बिटल पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये आपका सोडियम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम पॉजिटिव बन जाता है, और जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव बन जाता है। ये सोडियम पॉजिटिव हो गया, और इसी की दूसरे से बॉन्डिंग हो रही है, और वो बन जा रहा है Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव ऐसे भी आप लिख सकते हो, वैसे वो लिखने का तो एक अलग मैटर होता है। चलिए उस तरीके से भी हम बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सोडियम और क्लोरीन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड, बिकॉज ये दिख भी रहे हैं आयंस की तरीके से। तो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, अब इसी के बाद अगर हम स्टार्ट करें तो ये हमारा आगे चलता है, नेक्स्ट हमारी बॉन्डिंग है। अच्छा, अब कुछ जैसे मेंटलिटी की बात होती है कि क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो इनकी कैपेसिटी है, इनकी मतलब इनकी क्वालिटीज या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज को ये भी कर सकते हैं कि अभी हम ना डिस्कस करके दोनों को कंपैरिजन में डिस्कस कर लेंगे, कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट की। ठीक है, अब चलिए अभी हम आगे यहीं पर देख लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को देख लेते हैं।
अब अगर हम यहाँ स्टडी करें तो हम अगला हमारी जो बॉन्डिंग है वो है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्ड, अब कोवैलेंट को का मतलब होता है शेयरिंग। तो जैसे उसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं वैसे इनको आप शेयरिंग बॉन्ड भी कह सकते हैं। वैसे बुक्स में तो नहीं नाम देते हैं, लेकिन आप अपने याद करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड को शेयरिंग बॉन्ड भी कह सकते हैं। इसमें शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब यही होता है कि दोनों के बीच जितना भी एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उनके बीच एक इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, जैसे अब इसमें सिंपल से एग्जाम्पल आपका, जैसे आपने उसमें NaCl लिया तो यहाँ पर हम कुछ भी ले लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर कार्बन का कोई कंपाउंड ले रहे हैं या कोई सिंपल सा पहले कंपाउंड आप ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है आपका ये H2 ले लिया हमने, H2 है। ठीक है, या इसमें दो तरीके के आपको कंपाउंड मिलेंगे, होमो और हेट्रो। तो होमो में जैसे ये H2 है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए आप जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है इसके इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका सिंपल सा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इसका लास्ट ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिटल वही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को हम उसमें दिखा दे रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब दूसरा हमारा इसको शेयरिंग दिखाएंगे तो शेयरिंग दिखाना बहुत ईजी हो जा रहा है आपके लिए, उसमें क्या दिक्कत है। आप उसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन आप दिखा दीजिए। ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन ये दिख गए, ये हाइड्रोजन हो गया। इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। यहाँ कोई ना डोनेट कर रहा है, ना ही कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये हो गई कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी आपको बनाने हैं। तो जैसे हेट्रो में देख लीजिए, तो हेट्रो में हम देख लेते हैं, मान लीजिए HCl का देखते हैं। तो HCl का देख लेते हैं। तो जैसे क्लोरीन का आपने देखा ही हुआ है, यहीं पे आपने देखा हुआ है, ये देखिए 17 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर आउटर सेल में आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहाँ हाइड्रोजन को आप देख रहे हैं कि आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन वही हो जाएगा कि दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की दोनों की शेयरिंग हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे आपको ये देख रहे हैं हाइड्रोजन है, अब इसके बीच में भी आप वही देखेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों के बीच शेयरिंग हो गई। ठीक, अब उसी में अगर आप नाइट्रोजन ले लें तो नाइट्रोजन का क्या होता है? N2। मान लीजिए N2 आपने ले लिया, तो N2 में क्या देखेंगे आप? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप अच्छा नाइट्रोजन का पहले हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन का जब हम देखेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो 2p3 हो गया। तो 2p3 जब हो गया तो इसको आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही सेम कंडीशन में है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। तो इसलिए जो के नाइट्रोजन में जो बॉन्डिंग बनेगी वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की बनेगी। मतलब इसमें जो शेयरिंग होगी वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। इसको हम आपको इससे करके दिखा देते हैं।
अब ये देखिए दो नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जिससे इनके बीच बॉन्ड भी बनेगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और जिससे इनके बीच नाइट्रोजन हाइड्रोजन बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बेस पर जो हमने अभी आपको बताया था ना कि जो बॉन्ड्स आप बताते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या इनके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के बेस पर, तो इसमें क्या होता है कि जितना जैसे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ये बनेगा सिंगल बॉन्ड, और जैसे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अब मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर अगर हाइड्रोजन या Cl या इनके बीच में कोई बॉन्ड लेकर चलेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो एक सिंपल सी लाइन आप इसमें खींच दीजिए, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया। इसी तरीके से जब आप चाहें तो डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। जैसे डबल बॉन्ड में एग्जाम्पल होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में आप जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नाइट्रोजन का ही कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हद तक ये फॉलो करेगी। बस इसमें ये होगा अंतर कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आप नाइट्रोजन का देख रहे हैं ना, सामने लिखा हुआ है आपके, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो पी है ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ऑक्सीजन में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लास्ट में। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसमें यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती, क्योंकि 6 होते हैं मैक्सिमम, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ऑन द बिहाफ ऑफ शेयरिंग, आप इनको डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से। और इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि कोई भी बॉन्ड बनता है तो दैट मस्ट हैव वन सिग्मा बॉन्ड। तो जहाँ पर एक बॉन्ड है तो इसमें तो एक सिग्मा होगा, जहाँ पर 2 बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, जहाँ पर 3 बॉन्ड होंगे उसमें एक सिग्मा होगा, बाकी के 2 पाई होंगे। ठीक, तो ये तो हो गई बॉन्डिंग आपकी। अब उसके बाद अगला हमारा जो हमने आपको बेसिक नॉलेज के लिए बताया, ये तो शेयरिंग हो गया। शेयरिंग के बाद हम पोलर और नॉन पोलर और थोड़ा सा फजान रूल भी स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने सिलेबस पे चलते हैं। तो अभी आपको जैसे आपको पढ़ना है पोलर एंड नॉन पोलर, तो पोलर और नॉन पोलर के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा कि पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। हल्का सा पहले डिफिनीशन देख लीजिए, उसके बाद फिर पोलर और नॉन पोलर में देख लीजिए। पोलर बॉन्ड्स formed by elements having huge difference of electronegativity। पोलर बॉन्ड्स उन एलिमेंट्स के थ्रू बनते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का
डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। पोलर बॉन्ड्स और नॉन पोलर बॉन्ड्स ये दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड की ही पार्ट्स हैं, उन्हीं के टाइप्स हैं। जैसे आपको ऑन द बिहाफ ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आप सिंगल और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर आप दो तरीके के बॉन्ड देखते हैं, पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड में क्या है कि ह्यूज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बनते हैं, और नॉन पोलर बॉन्ड जो अब आप देखेंगे, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। सिमिलरली जैसे आपने पोलर के लिए बोला है, वैसे ही नॉन पोलर बॉन्ड are formed by the elements having equal इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोल सकते हैं, ये मैं लिख इक्वल ही दे रही हूँ, या आप कह सकते हैं कि इनमें डिफरेंस इतना मिनिमम हो कि इसको काउंट ना किया जा सके। हैविंग इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखने के लिए हम ड्रॉ करते हैं। जैसे अभी आपने कई एग्जाम्पल देखे हैं बॉन्ड्स के, जैसे एच देखा या HCl देखा, इन्हीं दोनों का कंपेरिजन हम जैसे कर देते हैं आपका HH और HCl का। तो अभी आपने देखा कि H और H जो होते हैं वो दोनों तो होमो हो गए, तो होमो का मतलब यही है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, ठीक। तो जैसे H और H के बीच में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा आपका, यहाँ पर जो आपके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, इसमें ये ड्रॉ करते वक्त, या चाहे आप पेन से ड्रॉ करिए चाहे ऐसे ड्रॉ करिए, ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पेयर है वो इनसे अप्रोक्सीमेट इक्वल डिस्टेंस पे दिखाना है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक्चुअली ये सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी अप्रोक्स इक्वल होगी। तो इसलिए जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एज बिल्कुल इन सेंटर में रहता है और इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये हो जाएंगे पोलर बॉन्ड, ये हो जाएंगे नॉन पोलर, सॉरी ये हो जाएंगे नॉन पोलर। ये हो गए नॉन पोलर आपके। ये हो गया नॉन पोलर। अब सेम कंडीशन अभी आपकी आ जाएगी, तो इसमें हम हेट्रो में देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन लिया हमने, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। आप देख लीजिए क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी रहे।
एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनका बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हमें उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको दिखाना पड़ेगा कि जो नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट रहेगा, किसकी तरफ खिंचा हुआ रहेगा, क्लोरीन की तरफ। अब ये हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जब भी बॉन्ड बनेगा तो भले ही शेयरिंग हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो इसलिए दोनों के बीच शेयरिंग हो जाती है। बट क्लोरीन इज हाईली पावरफुल, मीन्स इट हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन इट पुल्स इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये क्लोरीन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर खींचे रहता है, जिससे हाइड्रोजन जो होता है वो हल्का सा वैकेंट फीलिंग करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक, चूंकि ये हल्का सा वैकेंट फील कर रहा है, हल्का सा एम्प्टी फील कर रहा है, मतलब इसने अपना जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो थोड़ा सा इससे दूर हो गया है, तो इसलिए ये हल्का सा वैकेंट फील कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर जो आएगा वो आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर जो आएगा वो आएगा पार्शियल माइनस चार्ज। तो इसलिए इन दोनों के ऊपर कुछ पोल्स जैसे बन रहे हैं। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में पोल्स का मतलब होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो जहां कहीं प्लस और माइनस बन जाते हैं वही हो जाते हैं पोल्स। तो इसमें देखिए दो पोल्स बन रहे हैं, इसलिए इस बॉन्ड को कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा पोलर। तो ये जैसे इस तरीके का डिफरेंस जहां पाया जाएगा, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एलिमेंट की ओर अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ज़्यादा उसकी तरफ खींचे हुए होंगे, और जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो वो हो जाएंगे पोलर बॉन्ड। और जहां पर ये सब नहीं होगा, जहां पर इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पेयर बिल्कुल इन सेंटर होगा, वो हो जाएंगे नॉन। ठीक है, तो अधिकतर जो होमो एलिमेंट्स होते हैं, होमो एलिमेंट्स का जो मॉलिक्यूल बनता है वो नॉन पोलर बनाता है बॉन्ड, और जो हेट्रो होते हैं उनमें अधिकतर पोलर बनता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब अगला हमारा ये कोवेलेंट बॉन्डिंग खत्म हो गई। कोवेलेंट बॉन्डिंग में इतना ही है। अब अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक। तो आप जानते हैं कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है, आप कैरेक्टरिस्टिक में हम चले आयनिक बॉन्ड में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड में हम साफ साफ देख रहे हैं कि ये प्लस और माइनस बना है, तो नेचुरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे तो ये डेविएशन शो करेंगे। बट यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल रहेंगे, बट ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में डेविएशन शो करेंगे। नेचुरली इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि बिकॉज ऑफ अपोजिट थ्रू अपोजिट पोल्स, दस इसलिए इनके बीच में जो ये विपरीत ध्रुव है, यानी कि अपोजिट पोल्स हैं, इसकी वजह से इनके बीच में हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं देन कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसके बाद और क्या चीजें होंगी, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे इनके कंपैरिजन में। और ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। एक ये चीजें हैं, ऐसी दो तीन चीजें हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स आप जानते ही कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो अधिकतर मेटल और नॉन मेटल के, अधिकतर क्या मैक्सिमम आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, और ये जो बनता है ये नॉन मेटल के ही बीच में बनता है। ये प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद अब आता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रोवैलेंट अदर चीज़ें नहीं पढ़नी। ये जो बॉन्ड निकलता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट से ही निकल आता है। तो आप देख लीजिए जरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by sharing of one electron pair
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, यहाँ पेयर से मतलब है। शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय एनी वन एलिमेंट। ये दो चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं कि एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में होना चाहिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो, 1 3 5 का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक। एंड द सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पर शेयरिंग जो होती है वो दोनों एलिमेंट्स के बीच में नहीं होती है, वो सिंगल एलिमेंट के द्वारा की जाती है। तो जो एक डोनर होगा इसमें और एक एक्सेप्टर होगा, तो जो शेयर करता है तो उन्हें एज डोनर एंड एक्सेप्टर। नेचुरली ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा दैट इज डोनर, एंड जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज एक्सेप्टर। तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं, अपना ड्रॉ करते हैं। जैसे अब आप मान लीजिए एक आपको सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम ओजोन का दिखाते हैं। ओजोन में आप जानते हैं कि 3 ऑक्सीजन होते हैं। तो एक ऑक्सीजन की कंडीशन हम देख लें। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। आठ इलेक्ट्रॉन है। तो इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ये बन जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरीके से बनेगा। अब इसी को अगर हमको ऑर्बिटल पिक्चर देखना है तो हम अभी तक पढ़ते हुए इतना तो समझ ही गए हैं कि अब हमें सिर्फ आउटर मोस्ट सेल पे ध्यान देना है। तो आउटर मोस्ट सेल हमारी कौन सी है, सेकंड सेल। तो इसका मतलब हम 2s2 का कॉन्फ़िगरेशन देख लें और 2p4 का देख लें। ठीक है, 2s2 में आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हुंडी रूल हम फॉलो करते हैं। सिंगल ऑर्बिटल है हमारा, एक अपर स्पिन और एक लोअर स्पिन। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 4 है। अब हुंडी रूल का काम यहाँ पर बढ़ गया। हम देखते हैं हमारा पहला इलेक्ट्रॉन कौन है। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज थर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज थर्ड इलेक्ट्रॉन। फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाएगा, नेचुरली इसमें लोअर स्पिन में। ठीक, अब हम इसमें नॉर्मल कंडीशन में देख रहे हैं कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये केवल डबल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और इसके पास ये 2 लोन पेयर है, तो ये तो नॉन बॉन्डिंग में भी रहेंगे क्योंकि इनको बॉन्ड की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसलिए एक ऑक्सीजन तो दूसरे ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो नेचुरली सारे ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो इक्वल है। तो सारे ऑक्सीजन जो आपके हैं वो डबल बॉन्ड से अटैच हो गए। तो मतलब 2 ऑक्सीजन हमने 2 इलेक्ट्रॉन की दोनों के बीच शेयरिंग हो। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए जरा।
ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन। अब होगा क्या कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर हैं, तो हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर बाकी बचे। और इस ऑक्सीजन के पास भी आप देख रहे हैं कि इसके पास भी आप जानते हैं जितना भी ऑक्सीजन है सबके पास 2 बॉन्डिंग है और 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पेयर जो है वो नॉन बॉन्डिंग है। तो नेचुरली इसके पास भी जो बचेंगे गोल, इसके पास भी नेचुरली 4 इलेक्ट्रॉन और बच जाएंगे बॉन्डिंग के अलावा। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों ऑक्सीजन की कंडीशन क्या है कि 2-2 बॉन्ड तो 2-2 इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने शेयरिंग में डाल दिए, बाकी इन लोगों के पास 2-2 लोन पेयर बचे हुए हैं। तो अगर अब हमको तीसरा इलेक्ट्रॉन अटैच करना है, अब मान लीजिए हमको अगर तीसरा ऑक्सीजन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, तीसरा ऑक्सीजन अटैच करना है, तो तीसरा ऑक्सीजन को हम शेयरिंग में तो कभी डाल ही नहीं सकते, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ये ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट फिलअप हो चुका है, इनकी लास्ट सेल जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अब इनमें क्या हो सकता है, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने ये पढ़ा है कि इसमें एक एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट करेगा, यानी कि हमारे पास 3 ऑक्सीजन थे तो अभी एक ऑक्सीजन हमारा खाली पड़ा है। तो चाहे इस ऑक्सीजन के साथ चाहे इस ऑक्सीजन के साथ आप किसी के साथ भी अटैच करा दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे अटैच करा दिया, इसमें क्या होगा कि इसमें ये ऑक्सीजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने में ले लेगा, यानी कि ये इसको शेयर कर देगा और इसके साथ बॉन्डिंग बना देगा, बाकी इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो तो दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये शेयरिंग आप देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन के द्वारा इस वाले ऑक्सीजन के द्वारा दी जा रही है और इस ऑक्सीजन का कोई शेयरिंग इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हम इस ऑक्सीजन को यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दिखाते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को वन हेडेड एरो से दिखाया जाता है। हेड इसका जो रहता है वो उस एलिमेंट की तरफ रहता है जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी कि उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और जिसने डोनेट किया होता है उसकी तरफ टेल रहती है, यानी कि दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरीके का आप किसी में भी बना सकते हैं, जहां कहीं भी इस तरह कंडीशन आ रही है कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से, उसके बाद लोन पेयर बच रहा है यानी कि नॉन बॉन्डिंग बच रहा है, और अदर एलिमेंट जो आ रहा है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, तो उसको आप ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हो। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड जो आपके हो गए वो उसमें कवर हो गया। बीबीटी एमओटी आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हमारे टॉपिक बचे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गए और बॉन्ड हो गए। अच्छा, जो हम बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कैरेक्टर्स की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कैरेक्टर्स जो होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड के दोनों के कैरेक्टर्स को, दोनों की प्रॉपर्टीज को फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। अब आपके नेक्स्ट आपके इसमें बेसिक टॉपिक्स में तो आपके सारे हो गए हैं, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। इसमें बचा है खाली फजान रूल बचा है। फजान रूल थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो फजान रूल को यहीं पर डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फजान रूल। तो बस उतना हम आपको बता देते हैं। फजान रूल क्या होता है? फजान रूल स्पेशली जो एक्सप्लेन करता है वो पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को शो करता है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के। तो फजान रूल क्या बताता है कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए या उनके बीच अट्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, एनायन शुड बी bigger in size and cation should be smaller in size. एज यू नो, आप सब जानते हैं कि जो कैटायन होता है उसको उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। अभी भी हमने भी बताया, बाकी आप लोग जानते भी हैं, कैटायन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो नेचुरली उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा और प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में जब प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो नेचुरली उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है न्यूक्लियस का। तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल पे या उसके सराउंडिंग में आने वाले किसी भी एलिमेंट पे या इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकता है। जबकि एनायन जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन को, उसमें क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तभी तो एनायन होता है, तभी उसके माइनस चार्ज होता है। तो एनायन जो होता है वो बिगर, अगर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना आसान होगा, क्योंकि उसका अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो होगा वो कम से कम होगा। तो इसलिए फजान रूल ने ये कहा है कि पोलैरिटी भी जो अगर हम दिखा रहे हैं या जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी दिखा रहे हैं, तो उसमें कैटायन को जो है स्मॉलर साइज होना चाहिए और एनायन को बिगर साइज होना चाहिए। और फजान रूल एक ये भी कह रहा है, फजान रूल के अकॉर्डिंग जो हम अगर साइज की बात करें तो कैटायन का साइज जितना छोटा से छोटा हो और एनायन का साइज जितना बड़ा से बड़ा हो। एनायन देखिए, हम आपको रेड कलर का बना के दिखाते हैं। एनायन का साइज जितना बड़ा से बड़ा हो, तो जिससे ये डिस्टॉर्शन हो जाता है एनायन के साइज में, और उसकी जो आउटर मोस्ट के यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अट्रैक्ट करना उतना ही आसान हो जाता है। उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आउटर मोस्ट सेल के,
उनको कैटायन को अपनी ओर खींचना उतना ही आसान हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो एनायन है उनके जो साइज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये फजान रूल में बताया जाता है कि जो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें एनायन को जो है जितना साइज बिगर होगा उतना अच्छा होता है, और जितना कैटायन का साइज जितना स्मॉलर होगा उतना अच्छा होता है। तो फजान रूल को बस हल्का सा आप नॉलेज में रखिए, बाकी बहुत ज़्यादा ब्रीफ डिस्कशन नहीं है इसका। अब नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग देख लेते हैं जरा। ये रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे कि आप इसमें देख ही रहे हो कि नाम ही में लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो इसमें कंपलसरी है, हाइड्रोजन तो होगा ही। इसमें होता क्या है इसमें कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स having huge difference in their electronegativity, they form polar bonds। पोलर बॉन्ड्स बनते हैं, ये आपने पोलर बॉन्ड में देखा है। और उसमें क्या होता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी high electronegative element pull electron towards itself and bear partial निगेटिव चार्ज। ये आपने पोलर बॉन्डिंग में देखा है, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कह सकते हैं आप इसको, खाली इलेक्ट्रॉन नहीं कहिए, इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो अपनी ओर खींचे रहता है और उसके पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड अदर एटम will bear partial positive charge। नेचुरली ये आपने पोलर बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, व्हेन दिस partial positive atom, positive charged atom come in contact with another partial
negative charge atom with another partial negative charge atom feel attraction, या कह सकते हैं कि ये अट्रैक्ट हो जाता है and form a partial bond. एक्चुअली ये पार्शियल ही होते हैं दोनों, पार्शियली चार्ज होते हैं दोनों एटम, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो इनके बीच जब एक बॉन्ड बनता है तो वो पार्शियल बॉन्ड कहलाता है और इस पार्शियल बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, known as hydrogen bond. It's shown by या represented by आप कह सकते हैं it is represented by dotted line. dotted line को आप ऐसे बना भी सकते हैं या दिगया लिख भी सकते हैं. ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग. When two or more elements having huge difference in their electronegativity, they form polar bonds. High electronegative element pull electron pair towards itself and bear partial negative charge, and other atom will bear partial positive charge. ठीक है, ये पोलर में भी हमने बताया, यहाँ भी बता दिया. When this partial negative charge atom come in contact with another partial negative charge atom, feel attraction, attracted by another atom and form a partial bond known as hydrogen bond. It is represented by dotted lines. ठीक है, ये तो डिफिनीशन हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड की. अब हम समझा देते हैं आपको कि जैसे आपने देखा कि जैसे आप देखते हैं वाटर, ठीक है, तो वाटर का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वाटर में क्या होता है. एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा, ये रहा एक ऑक्सीजन, उसके साथ में ये रहा दूसरा हाइड्रोजन. ठीक, अब नेचुरली हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस होता है. तो नेचुरली होता क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है. नेचुरली इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो इसका दोनों तरफ से खींचा रहेगा. हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन से ये अपनी ओर खींचे रहेगी और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. इसके ऊपर भी रहेगा और यहां भी रहेगा. ये रहा. अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, इसको हम मान लीजिए बॉन्ड से जोड़ भी दे रहे हैं. ये वाला मॉलिक्यूल जब किसी नेक्स्ट हाइड्रोजन के कांटेक्ट में या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या नाइट्रोजन के कांटेक्ट में या फ्लोरीन के कांटेक्ट में किसी भी ऐसे एलिमेंट के कांटेक्ट में आता है जिस पर ये पार्शियल निगेटिव या पार्शियल चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्शन फील करता है और एक बॉन्ड बनाता है. जब ये ऑक्सीजन किसी पार्शियल पॉजिटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो पार्शियल
बॉन्ड बना लेगा। और ये जो है जैसे इसका है वैसे इसका भी, कि ये पार्शियल निगेटिव चार्ज एलिमेंट के संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो ये एक अपना बॉन्ड बना लेगा। आपस में भी बना सकते हैं। मान लीजिए दूसरा हाइड्रोजन दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए हम वाटर में ही बना रहे हैं, तो वाटर में हमें नेचुरली सेम कंडीशन होगी दूसरे मॉलिक्यूल की भी। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये कांटेक्ट में आया, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपने, इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इनके बीच में बन जाएगा एक पार्शियल बॉन्ड। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। ये देखिए दोनों वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बना ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहें तो एच को बना सकते हैं। एच है, अब एच का देख लीजिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के में हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है, तो नेचुरली इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेगा, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जैसे ही ये दूसरे मॉलिक्यूल, ये वाटर भी हो सकता है, सेम हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हो सकता है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें इस तरह का पार्शियल बॉन्डिंग हो, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनती है वो खाली पोलर मॉलिक्यूल्स में ही बनती है। तो जैसे ही ये ऐसे किसी सेकेंड पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएंगे, वैसे ही अपोजिट के साथ तुरंत बॉन्डिंग बना लेंगे। अब ये देखिए ये यहाँ पर बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। और ऐसे ही ये बनाते बनाते पूरा सर्किल बना लेते हैं, क्रिस्टल बना लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। ऐसे ही सेम कंडीशन आपकी अमोनिया में है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होना क्या चाहिए कि ह्यू डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, या आप इसको एक और मान सकते हैं कि इसमें कुछ लोन पेयर वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, स्पेशली सेंट्रल एटम जो है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। जैसे आपने अमोनिया का एग्जाम्पल देखा है, तो अमोनिया में आप देखेंगे अमोनिया में 3 हाइड्रोजन अटैच रहते हैं,
सबको मालूम है NH3 होता है। अब इसमें होता क्या है कि इसके पास एक लोन पेयर होता है, सबको ये भी पता है। तो यहाँ तो हम ऐसे जान जाते हैं कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, तो ये पार्शियल बॉन्ड बनाएंगे। नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन के बीच कैसे जानेंगे? वैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम कम ही होती है सबसे, लेकिन फिर भी हम इसके लिए एक और चीज याद रखते हैं कि इसमें लोन पेयर होना चाहिए। तो ये जब अमोनिया के पास लोन पेयर है और अगर ये खाली ऑर्बिटल वाला कोई भी एलिमेंट इसके आसपास आएगा या जिसका भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कोई ऐसा जैसे हाइड्रोजन है, आप ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रखा है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। तो हाइड्रोजन जो है अपने आप में कुछ वैकेंसी फील कर रहा है, वैकेंट फील कर रहा है, तो वैकेंट का मतलब इसका ऑर्बिटल कुछ खाली फील कर रहा है। तो ये जब हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये बना देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए अमोनिया जो होगा वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। या यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन जो है HF का भी जो हाइड्रोजन है ये भी अमोनिया के साथ बना सकता है, या इसका ये हाइड्रोजन है ये अगले नाइट्रोजन के साथ बना सकता है। तो इस तरीके की ये जो बनती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड है जो सिंगल लाइन से दिखाए जा रहे हैं, और ये जो डॉटेड लाइन है ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब इसीलिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो टू टाइप्स बताई भी गई है, इसीलिए इसको दो तरीके से बताया भी गया है। तो ये आपकी हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सिंपल डिफिनीशन एक्सप्लेनेशन हो गया। अब उसके बाद जो हम बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बढ़ते हैं आगे। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप देख सकते हो। पहले डिफिनीशन बता देते, फिर एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल बता देंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है टाइप्स कितने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ये देख लीजिए। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, and the second is intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब देखिए क्या होता है। इंटर जैसे नाम से ही पता चला है, इंटर का मतलब दो के बीच में, और इंट्रा का मतलब किसी एक मॉलिक्यूल के बीच में। तो इंटरमोलिकुलर आप ऐसे बता सकते हो कि डिफिनेशन सिंपली है, इसकी बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इंटरमोलिकुलर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड, तो वो हो जाएगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब देखिए मैं लिख दे रही हूँ, अकर्स बिटवीन टू molecule of same or different compound।
ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका इंट्रामोलिकुलर होगा तो इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, ये क्या है, अकर्स बिटवीन टू occurs between one molecule, between सेम मॉलिक्यूल लिख सकते हैं या सेम और वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब ये है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर बन जा रहा है तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया, और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल में बन रहा है, सेम कंपाउंड का ले रहे हैं लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो वो बन जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, अब जैसे इंटर है तो इंटर के तो सारे एग्जाम्पल आपको हमने बता ही रखे हैं, इसका तो हम एग्जाम्पल इसी में बता देते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर दोबारा बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसका स्ट्रक्चर तो हम फिर से बता दे रहे हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर का क्या है। इंट्रामोलिकुलर का हाइड्रो ये जैसे आपका है HF हो गया, और आपका H2O हो गया, ठीक, एंड NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब आपके जो है ये आपके जो हैं ये आपके इंटरमॉलिकुलर के हो गए। आप इंट्रामॉलिकुलर के लिए हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। इंट्रामॉलिकुलर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने सुना भी होगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको, क्या होता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। एक बेंजीन रिंग बनाइए, एक्चुअली फिनॉल की बात हो रही है तो हम एक बेंजीन रिंग बना लें। जैसे बेंजीन रिंग बन गई, आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, तो हम यहाँ पर ये देखिए फिनॉल बन रहा है हमारा। अब आर्थो नाइट्रो है तो नेचुरली नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगा होगा। आर्थो पोजीशन यही होती है, सबको मालूम है, 2,4 पोजीशन जो होती है बेंजीन की, ये आर्थो और पैरा पोजीशन होती है, तो ये बनेगा, ये देखिए आ गया आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचुरली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। ये तो नाइट्रो ग्रुप बनाने का तरीका है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिया, हम पहले भी आपको बता चुके हैं ना इस तरीके से। चलिए बेंजीन रिंग हम अपनी कंप्लीट कर दें, ये हो गया, ये बन गया। अब ये हाइड्रोजन आपको पता ही है कि ऑक्सीजन से अटैच है तो ये पार्शियली निगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, और ये पार्शियली निगेटिव होगा। तो इन दोनों के बीच में जैसे ही अट्रैक्शन होगा तो ये एक पार्शियल बॉन्ड बना लेंगे और उस पार्शियल बॉन्ड को कहा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और चूंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बोला जाएगा चूंकि ये एक ही बॉन्ड के अंदर बना हुआ है इसलिए ये हो जाएगा
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एग्जाम्पल है वो है आपका आर्थ्योनाइट्रोफिनॉल। तो ये एग्जाम्पल आपका बनता है जाके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, और वो जैसे आपको पता ही है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। तो हम इसको देखिए ऐसे अटैच कर दे रहे हैं, बाकी आप दोबारा नहीं लिखने की जरूरत है। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स हो गए। देखिए कोई भी हेडिंग होती है तो एटलीस्ट 3 हेडिंग्स तो कवर करती है। पहले डिफिनीशन एंड एक्सप्लेनेशन आप बताते हैं, देन उसका एक्सप्लेनेशन में ही कई बार हम टाइप्स भी बता देते हैं, नहीं होता है तो एक्सप्लेनेशन तो हेडिंग पढ़नी है, टाइप्स आप ना भी डालिए उसी के अंदर बता दीजिए। और थर्ड हेडिंग होती है उसकी एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस या यूजेस, जो भी उसका है तो वो चीज़ें पढ़ती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशंस हैं वो क्या होते हैं, स्पेशली वो ध्यान देना है आपको। तो ये बहुत स्पेशल बॉन्डिंग है ये। तो बहुत से ऐसे मिरेकल्स हैं, नॉर्मल दुनिया में तो वो मिरेकल ही बोले जाएंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाए हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर जो होता है, वाटर का स्ट्रक्चर अभी आपने देखा। तो वाटर के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इनमें क्रिस्टलाइज कैरेक्टर कैसे आएगा, तो क्रिस्टलाइज जो स्ट्रक्चर इनका होता है वो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पॉसिबल होता है। ऑफ वाटर। अब इसको चलिए हम एक चीज और इसमें कर देते हैं, पहले हम इसका एप्लीकेशन यहाँ लिख देते हैं। एप्लीकेशन या आप यूजेस कह सकते हैं ऑफ HB हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो क्या क्या है इसका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइस कह सकते हैं या वाटर कह सकते हैं, वाटर का ही होता है वही आइस बन जाती है। तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइस है जिसकी वजह से उसके अंदर एक एयर फिल हो जाती है और इसकी वजह से ही वो जो आइस पीसेस होते हैं वो वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं। इसी वजह से इसकी डेंसिटी जो होती है वाटर के कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो एक रीज़न ये भी बनता है। अब दूसरा रीज़न क्या बनता है कि ये जो स्वीट टेस्ट होता है किसी भी कंपाउंड का जो स्वीट टेस्ट होता है वो ड्यू टू HB हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ठीक, किसी भी कंपाउंड का स्वीट टेस्ट की बात हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होगा। जैसे आप देख लीजिए वाटर का भी स्वीट टेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का भी स्वीट टेस्ट होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इसी वजह से इनका स्वीट टेस्ट होता है। दूसरा आप देख सकते हैं फ्लो कह सकते हैं, और लिक्विड नेचर फ्लो कह सकते हैं, या लिक्विड जो नेचर होता है वो किसी भी कंपाउंड का जो होता है इज आल्सो अगेन ड्यू टू HB हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ठीक, इसी तरीके से और भी इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट हायर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ठीक है, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है सॉल्वोलिसिस। सॉल्यूशन कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं। सॉल्युबिलिटी जो होती है किसी भी कंपाउंड की, चाहे वाटर में हो चाहे किसी में भी हो, आपस में जो ये सॉल्युबल होते हैं एक दूसरे में, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होते हैं। अमोनिया जो है वाटर में डिजोल्व हो जाता है। आप देखते हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, बट एल्कोहल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एथिल एल्कोहल, बट वो वाटर में अच्छे से डिजोल्व होता है। क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल में भी आप ये देखिए, एल्कोहल में ये वाली कंडीशन होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरीके से होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है ये जब किसी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में, तो ये तुरंत ही उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। वाटर के साथ भी आएगा कांटेक्ट में तो ये हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन को लेके उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो इसलिए अल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी वाटर में जो आ रही है वो सब इसी की वजह से आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये एप्लीकेशंस हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक है, अब हम अपने सिलेबस में और देखते हैं क्या बाकी रह गया है। फजान तो हमने पढ़ ही लिया, और सिलेबस प्लस आपका
बेसिक पूरा ही हो गया है, बस इसमें बचा है वेस्पर थ्योरी। बीवीटी एमओटी जो है लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ, तो आप हमारा पुराना लेक्चर देख लीजिए, पुराना वीडियो देख लीजिए, उसमें बीवीटी और एमओटी पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब लास्टली हमारे पास बचा है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी पढ़ने के लिए थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वेस्पर थ्योरी को पहले देख लीजिए कि वेस्पर थ्योरी एक्चुअल में है क्या। समझने के लिए तो इतना समझ लीजिए कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है कि जैसे आप किसी भी घर का मुखिया होता है, तो वो अपने घर को स्टेबल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, नेचुरल सी बात है। तो सेम कंडीशन आपके वेस्पर थ्योरी में आती है कि कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, उसमें कोई ना कोई सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम आप जानते हैं, सेंट्रल एटम वो एटम होता है जिससे बाकी सारे एलिमेंट्स अटैच रहते हैं और जिसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बाकी सारे एलिमेंट्स को अपने साथ अटैच कर सकता है। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसको ये अथॉरिटी होती है, उसको ये नेचर होता है उसका कि वो अपने से जुड़े हुए बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और जितना भी एलिमेंट्स उसके साथ अटैच है, जितना भी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो सबको वो इस तरीके से बैलेंस करे कि कंपाउंड की टोटल स्टेबिलिटी हायर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करे वो कंपाउंड। जैसे घर का मुखिया होता है, वो चाहता है कि हमारा घर बिखरे नहीं, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी ही एक अथॉरिटी सेंट्रल एटम के पास होती है। अच्छा, यहाँ भी जो बात करेंगे तो यहाँ भी काफ़ी कुछ वेस्पर थ्योरी में भी काफ़ी कुछ पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी का भी काफ़ी कुछ इसमें काम होगा। कोवेलेंट बॉन्ड इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि आपको जनरली हाइब्रिडाइजेशन तीन ज़्यादा हाई ज़्यादा आपके हाईलाइट रहते हैं, SP, SP2, SP3। ठीक है, तो इसमें जो होता है इनका सबका हम जानते हैं कि SP हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसमें चलिए थोड़ा थोड़ा हम बता ही देते हैं आपको। जैसे SP हाइब्रिडाइजेशन है, तो SP हाइब्रिडाइजेशन में SP हाइब्रिडाइजेशन का जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना, 180 डिग्री एंगल होता है और स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, लीनियर। ठीक, सेम कंडीशन मान लीजिए आ जाती है आपकी SP2 की। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसमें 120 का एंगल होता है, 120 डिग्री, और स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल। ठीक, इसी तरीके से जैसे आपके sp3 जाते हैं, तो sp3 में क्या होता है, sp3 में क्या होता है, 109 डिग्री, 109 डिग्री सम थिंग आपका कुछ रेडियन भी लगाए जाते हैं, लेकिन आप 109 डिग्री याद रखिए। और इसका क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो लीनियर हो गया, ट्राइगोनल हो गया और टेट्राहेड्रल। ये स्ट्रक्चर्स इनके डिसाइडेड हैं कि अगर कहीं sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा, sp2 होगी तो ट्राइगोनल होगा, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल में देखते भी हैं कि जैसे CH4 का होता है, तो CH4 में जो होता है यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे, चलिए हम एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर आपके, NH3 और वाटर।
इन तीनों का एग्जाम्पल हम वेस्पर थ्योरी में पढ़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल अपनी वेस्पर थ्योरी पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वेस्पर थ्योरी क्या बताती है कि ये जब भी कोई सेंट्रल एटम होता है, अभी आपको बताया कि सेंट्रल एटम जो होता है उसको ये अथॉरिटी देती है वेस्पर थ्योरी कि वो अपनी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से स्टेब्लिश करे, इस तरीके से सेटल्ड करे कि उसका कंपाउंड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, एनर्जी लो से लो। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी central atom of a compound can arrange its bonding and non-bonding इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, क्या स्पीसीज भी बोल सकते हैं, स्पीसीज एक कॉमन वर्ड होता है, कहीं भी आप बोल सकते हैं स्पीसीज, इन द मैनर that compound would be gain maximum stability, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड लोएस्ट एनर्जी आप कह सकते हैं, ना भी लिखें तो इसमें भी है। तो जो वेस्पर थ्योरी है वो ये बताती कि कोई भी कंपाउंड अगर उसके पास बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं स्पीसीज हैं, तो वो अपने इस तरीके से उनको अरेंज करती है इन द मैनर दैट कंपाउंड वुड बी गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। और इसके लिए वो थोड़ा बहुत अगर एक्सेप्शनल भी दिखाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वेस्पर थ्योरी बताती है। अब इसमें जो मेन एग्जाम्पल आपके बनते हैं वो CH4 NH3 और H2O, इन्हीं तीनों में कंपेरिजन सबसे ज़्यादा होता है। एक्चुअली इन तीनों में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 ही होता है, मतलब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन मानते हैं हम, अगर आपको बताएं तो अब आप इसको एक सर्किल के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि अब हम यही पढ़ने वाले हैं। sp और sp2 से हमको कोई मतलब नहीं है, अगर हम पढ़ेंगे अब तो यही पढ़ने वाले हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वही इनमें तीनों में होता है। लेकिन होता क्या है कि इनका और तीनों का स्ट्रक्चर भी अलग है और इनके एंगल भी अलग है। ऐसा क्यों होता है ये देख लीजिए जरा, आप देखिए जरा CH4 की कंडीशन क्या है। देखिए CH4 में नेचुरली आपको दिख रहे हैं 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन के साथ अटैच है। और ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा।
ये देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया और इसका जो यहाँ पर एंगल माना जाएगा वो 109 का एंगल बन जाएगा। समथिंग 28 रेडियन भी होता है, बट आप 109 का ही सिंबल लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं होता, आप जरूरी नहीं है। ये 109 का हो गया और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी हो गया। अब इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें क्या है ना, ये इसमें खाली बॉन्डिंग है। इसमें कार्बन को आप देख रहे हैं कि कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग बनते हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड इसने सिंपली बना दिए हैं। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के आप जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन मिला के इसने बना दिया। अब इसी तरीके से लेकिन अगर अमोनिया का आप देखेंगे तो अमोनिया का क्या कंडीशन है। अमोनिया में आप देखते हैं जैसे आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसका देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2s2 2p3 होता है जाके इसका। तो 2s2 2p3 जब इसका होता है जाके तो 2p3 में जो है इसके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये नॉर्मली जो है ये 3 हाइड्रोजन इसके जो है ये सीधे सीधे अटैच हो जाते हैं इससे जाके, और इसको जो है अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर होते हैं उनको कोई टच ही नहीं करता। जबकि कार्बन में जो होता है लास्ट सेल में 2s2 2p2 होता है, तो लास्ट सेल में उसके पास अनपेयर्ड 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाकी के दोनों हाइड्रोजन को जो अटैच करने के लिए वो अपने 2s के इलेक्ट्रॉनों को जो पेयर्ड होते हैं उनको अनपेयर्ड कर देता है, उसके लोन पेयर को डिस्टर्ब कर देता है। बट यहाँ क्या होता है, अमोनिया में क्या कंडीशन है कि इसका लोन पेयर जो है वो सुरक्षित रहता है, यहाँ लोन पेयर में इसकी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग होता है उनके बीच मैक्सिमम नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बीच हाईली रिपल्सन होता है। तो उससे क्या होता है कि इसका जो एंगल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे एंगल 109 के हैं, ये इस बॉन्ड के बीच में इस बॉन्ड सारे बॉन्ड हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये एंगल जो होता है रिपल्सन की वजह से, ये जो बैठा हुआ है ये रिपल्सन की वजह से क्या करता है, अपने इस एंगल को बहुत बड़ा कर लेता है, अपने इस एंगल को बहुत बड़ा कर देता है, और ये दोनों एंगल जो हैं इनके बहुत कंजेस्टेड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये एंगल तो बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन ये एंगल जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, और ये एंगल कितने का हो जाता है, 107 का। अब नेचुरली जब एंगल कम हो गया है तो फिर इसका स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होगा। अब स्ट्रक्चर अगर इसका डिस्टर्ब होगा तो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन जाता है पिरामिडल। देखिए 107 डिग्री हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम बनाएं, अब वाटर का बना लीजिए। वाटर की कंडीशन देखिए क्या होती है। वाटर में तो और हालत खराब है। वाटर की क्या कंडीशन है कि 2s2 2p4। तो इसमें क्या होता है कि बॉन्ड तो हमें दो ही बनाने हैं, जोड़ने तो हमें दो ही हाइड्रोजन रहते हैं, लेकिन हमारे पास बॉन्डिंग के लिए हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें से 2 अनपेयर्ड होते हैं, तो 2 जो अनपेयर्ड हैं उनको तो हम सीधे सीधे हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे।
तो इनके जो दो हाइड्रोजन हैं वो तो हम सीधे सीधे अटैच कर देंगे। लेकिन अभी बाकी और क्या रह गया है, आपने देखा 2s2 2p4 हो जाता है। तो जो p के दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन इसके पास अभी कितने बचे होंगे, दो लोन पेयर बच जाते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर दो बच जाते हैं ऑक्सीजन के पास। अब ये आप जानते हैं कि लोन पेयर जो होता है वो आपस में तो लोन पेयर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपल्स करते हैं, और लोन पेयर जो है नॉर्मल बॉन्ड को भी बहुत ज़्यादा रिपल्स करता है। तो इनकी वजह से ये जब दोनों लोन पेयर हो जाएंगे, ये आपस में भी एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और इन दोनों बॉन्ड्स को भी रिपल्स करेंगे। तो जिसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा कंट्रक्शन हो जाता है, इतना ज़्यादा बॉन्ड ये छोटा हो जाता है, और ये जो इनका एंगल होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो एंगल हो जाता है ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये कितना बन जाएगा जाके आगे चल के, ये आगे चल के बन जाएगा 104 डिग्री का। तो ये आप देख रहे हो कि जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ट्राइगोनल, और इसका ये हो जाता है टेट्राहेड्रल, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिडल, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंट स्ट्रक्चर। तो ये तीनों जो ये डिफरेंस आ गया, ये एक्सेप्शनल केस बन गया, जबकि तीनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है दोनों तीनों के चेंज हो जाते हैं। इसमें भी sp3 होगा। आप इनके थोड़ा सा और अगर समझ रहे हैं तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं इनके सेंट्रल एटम, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन का। नहीं तो आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पढ़ा हुआ है तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, वही याद आ जाता है, पुराना दिमाग में रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर कहा जाएगा ये हो जाएगा आपका, ये हो गया टेट्राहेड्रल। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया पिरामिडल। ये स्ट्रक्चर हो गया पिरामिडल, और ये स्ट्रक्चर हो गया आपका बेंट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विस्पर थ्योरी। अब आपका ये जो
पॉलिटेक्निक का आपका सिलेबस है, काफ़ी कुछ है। पॉलिटेक्निक का भी सिलेबस है, कई जगह और भी यूज़ होता है केमिकल बॉन्डिंग में। इससे ज़्यादा हायर एजुकेशन में आप चाहे बी फार्मा हो, चाहे बीटेक हो, चाहे आपका पॉलिटेक्निक हो, चाहे आपका बीएससी हो, उसमें केमिकल बॉन्डिंग में इतना ही सिलेबस है। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। आप बाकी कोई क्वेश्चन हो अगर तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। ये आपका सिलेबस जो है इसका केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का सिलेबस खत्म।